आज हम लोग बात करेंगे सीआरओ के बारे में। अगेन अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक्चुअली क्या हुआ कि मैं मीज़रमेंट की सीरीज़ आपको पता है कि चल रही है ऑलरेडी। और हम लोग इसके ऊपर यूथ पब्लिकेशन की जो किताब है जिसमें हम लोग एई और जेई लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था कि अब क्या करें। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बुक्स पूछी थी कि कौन सी बुक्स और हम लोग इस्तेमाल कर लें एसएससी जेई के पार्ट 2 वाले पेपर के लिए। तो मैं जो सीरीज़ करा रहा हूँ जिसके अंदर मैं यूथ पब्लिकेशन की जो बुक यूज़ कर रहा हूँ वो एई प्लस जेई दोनों के लिए वो एप्लीकेबल है। तो वो दोनों किताबें जो हैं पर्पल वाली और एक रेड कलर की जो है एई जेई वाली, वो लगा जाओ सफिशिएंट है। उसमें एई के भी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जेई के भी दिए हुए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक सफिशिएंट है। बाकी तुमने जितनी तैयारी कर रखी हुई कुछ क्वेश्चंस बाहर के आ सकते हैं, पर ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसके लिए ये नहीं कि मेड इजी की, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर मेड इजी की कि हम लोग प्रीवियस बुक लगा लें ईएस लेवल की, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा हाई लेवल के भी हो जाते हैं, मतलब गेट से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उधर नहीं जाना है। एई जेई की जो किताब है सिंपल आपकी यूथ पब्लिकेशन वाली, वो सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं सीआरओ के बारे में। तो मीज़रमेंट की सीरीज़ चल रही है, लगभग 15 पार्ट हो चुके हैं। और जो कुछ 2-3 पार्ट हैं वो मैंने अपलोड अभी इसलिए नहीं करे, थोड़ा सा रोक दिया है ताकि मैं पहले सीआरओ और ब्रिज के ऊपर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ है इसके अंदर कवर कर दूं, देन उसके ऊपर हम लोग जंप करेंगे। तो लगभग पूरा मीज़रमेंट मैंने कवर कर दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो हमारे ग्रुप को। सीआरओ पे स्टार्ट करते हैं। सीआरओ क्या होता है? तो सीआरओ फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सीआरओ फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि मीजर क्या क्या करता है। तो सीआरओ वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी, पावर फैक्टर, ये सब चीज़ें हम सीआरओ से मीजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, थर्ड जो मैंने देखा, जो मैंने प्रीवियस ईयर के, देखो ये जो लेक्चर है ये मैंने जो यूथ पब्लिकेशन की और जो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करे उसके बेसिस पे ये लेक्चर तैयार करता हूँ कि भाई अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन पूछे गए, इस टाइप से पूछे गए हैं। तो वो चीज़ें मैं इस लेक्चर के अंदर डाल देता हूँ, जिससे कि अगर आप नहीं पे कर पा रहे हो यूथ पब्लिकेशन की सीरीज़ के लिए, या 60 रुपये है वैसे तो बहुत मिनिमम कॉस्ट है, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं, कम से कम ये टॉपिक देख जाओगे तो इसमें से ही 10-15 क्वेश्चन फंस जाएंगे तुम्हारे। तो इस बेसिस पे मैंने इसको तैयार करा है। ओके, सीआरओ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये होता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब देखो, देखने में ऐसा कुछ होता है। तो जैसे पहले टीवी होते थे ना, उसी टाइप का ये ट्यूब होता है। इस ट्यूब के अंदर ही इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होती हैं। तो ये सब इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर आती हैं। तो अगर कोई तुमसे कहे कि सीआरओ का हार्ट क्या है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पूछ लेंगे, या हार्ट पूछ लेंगे, या कोर एलिमेंट पूछ लेंगे। तो कोर कंपोनेंट जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सीआरटी। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक एक चीज करके डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या क्या सामान लगा होता है। ये जो वाई प्लेट देख रहे हो और एक्स प्लेट, ये लिखा हुआ है ना वाई प्लेट और एक्स प्लेट, ये जो होती है इनका काम क्या होता है? इसको और लोग इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट भी कहते हैं, अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसका मेन काम होता है ये इलेक्ट्रॉन की बीम की पोजीशन को कंट्रोल करता है। देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रही है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पे हम लोग एक तरीके की ब्लू कलर की जो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन बीम को हम लोग जनरेट कर रहे हैं। अब ये बीम जाके इस स्क्रीन पे पड़ेगी। तो अगर ये बीम सीधे सीधे इस स्क्रीन पे पड़ जाएगी तो हमें एक डॉट बस दिखेगा, है ना। लेकिन आपने कॉलेज के अंदर देखा होगा सीआरओ में तो इस तरीके की शेप्स बनती हैं अलग अलग। तो उसके लिए क्या होता है कि इस बीम को हमें मूव कराना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये जो मूवमेंट का काम है ये करा जाता है इन एक्स एंड वाई प्लेट से। ठीक है, तो बीम की पोजीशन को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक, नाउ इसको अगर और थोड़ा डिटेल डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर दो प्लेट होती हैं, एक होती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और एक होती है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का काम क्या होता है कि तुम्हारे बीम को ऊपर नीचे को कंट्रोल करना। जैसे हमने ये वाली वेव बनाई, तो इसमें ये जो जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, ये वर्टिकली डिस्प्लेस हो रही है, वर्टिकल मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन गन का, इलेक्ट्रॉन बीम का। तो ये क्या है, वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन बीम का। सही है, और ये जो आगे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, मतलब जो वेव की तरह मूवमेंट हो रहा है, यानी कि अगर हम केवल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट दें तो ऐसे ऐसे होके रह जाएगी। अब अगर हमें इसको एक्सपेंड करना है तो हमें इसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस भी करना पड़ेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, जब ये तुम प्रोवाइड करते हो तभी तो हमें ये वेव मिलती है। इसमें ये जो हो गया वाई एक्सिस का मूवमेंट और ये हो गया एक्स एक्सिस का मूवमेंट। तो ये जो एक्स और वाई एक्सिस का मूवमेंट है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। अब इसको कंट्रोल करने के लिए ये वाली प्लेट का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ रही होगी। तो ये वाली जो प्लेट्स हैं ये ऐसे ऐसे वेव को मूव करवाएंगी, और ये वाली जो प्लेट्स हैं ये इस तरीके से मूव करवाएंगी। तो इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन किस पे आएगा? वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर क्या होता है,
इनपुट सिग्नल डाला जाता है। यानी कि देखो, एक होता है कि जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं कहीं से, है ना। भाई सीआरओ के अंदर अगर हम, सीआरओ का काम क्या होता है, सीआरओ को हम लोग किसी वेव फॉर्म को ट्रेस करने के लिए, वेव फॉर्म की शेप का पता लगाने के लिए हम सीआरओ का इस्तेमाल करते हैं। सारे लोगों ने लैब में यही करा होगा कि भैया सिग्नल की वेव फॉर्म कैसे आ रही है जरा देखो। तो ये जो सिग्नल की वेव फॉर्म जिसे हम चेक करना चाहते हैं, टेस्ट सिग्नल, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे, ठीक है। अब इस वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे चलो अप्लाई कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट का क्या काम है, इसके ऊपर कौन सा सिग्नल होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट जो होती है, सबसे पहले वर्टिकल समझ में आ गया, यूज टू फीड अप द इनपुट सिग्नल। तो इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो अननोन सिग्नल होता है या जो इनपुट सिग्नल होता है वो कौन सी प्लेट पे जाता है, तो आंसर है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे फिर क्या हो रहा है। तो देखो, हॉरिजॉन्टली हमें क्या करना है, जो अननोन सिग्नल था उसे हमने वर्टिकली भेज दिया, यानी कि जो वर्टिकल सिग्नल होगा वो कंट्रोल करेगा एम्पलीट्यूड को। चलो ठीक, अब एम्पलीट्यूड तो चलो कंट्रोल हो गया कि कितना वेव कैसे कैसे बनेगी, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक नॉन सिग्नल यूज करते हैं, एक नॉन वेव फॉर्म हम लोग लेते हैं और उसको हर समय डालते रहते हैं। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है उस पर हम लोग नॉन सिग्नल डालते हैं, और वो नॉन सिग्नल कहाँ से आता है, टाइम बेस्ड जनरेटर। देख रहे हो यहाँ पे, ये रहा टाइम बेस्ड जनरेटर। तो ये टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करता है, एक नॉन सिग्नल हर समय यहाँ पे फीड करता रहेगा। तो यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, या कह सकते हो सेम रहता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए आपने देखा होगा जब सीआरओ खोलते हो और उसके ऊपर इनपुट जो है, इनपुट को जीरो कर देते हो, कोई इनपुट नहीं देते हो, मतलब कोई भी टेस्ट सिग्नल अप्लाई नहीं करते, तो आपने देखा होगा एक बीम ऐसे चल रही होती है, लगातार ऐसे ऐसे करके चल रही होती है, यहाँ से जा रही होगी, यहाँ खत्म होगी, फिर ये आ रही होगी, फिर खत्म होगी। तो इस तरीके से लगातार एक बीम चलती रहती है। तो ये बीम कौन सी है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। ये आ रही कहाँ से आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं वो इस छोर से लेके इस छोर तक लगातार ले जाती हैं, देन वापस से यहाँ से स्टार्ट करती हैं। समझ में आ रही बात ये। तो ये जो है, यानी कि आपने कोई भी सिग्नल नहीं दिया पर फिर भी एक हॉरिजॉन्टल, एक पल्स टाइप की लगातार चलती रहती है, सीधी सीधी लाइन। वो कहाँ से आ रही, तो वो आती है आपकी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से, और उनको कौन देता है, वो देता है हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर। तो मतलब हॉरिजॉन्टल जो प्लेट है वहां पे हमें कांस्टेंट एक सिग्नल मिलता रहता है, मतलब सेम रहता है वो। तो कोई भी इनपुट सिग्नल दो, तुम ट्रायंगुलर वेव का इनपुट सिग्नल दो, तुम साइनसोइडल वेव दो, तुम रेक्टेंगुलर दो, कुछ भी दो, ये सारे सिग्नल आप दोगे वर्टिकल प्लेट में। और हॉरिजॉन्टल का काम क्या होगा, सिंपली आपको इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहना, इस तरीके की बीम अप्लाई करते रहना। तो हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है वो सबके लिए सेम रहता है, जो वेरिएशन आएगा अलग अलग सिग्नल में वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल प्लेट डिसाइड होगा। क्लियर हो गया होगा, आई होप मतलब सफिशिएंट मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया इस चीज़ का। अब बात आती है कि भैया ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर है जो आपने बताया, ये टाइम बेस्ड जनरेटर, तो ये किस तरीके की वेव फॉर्म को जनरेट करता है। तो याद रखो, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो वेव फॉर्म दी जाती है वो सॉ टूथ वेव फॉर्म दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चंस मैंने देखा इस पे आए हुए हैं। सॉ टूथ वेव फॉर्म, सॉ टूथ क्या होता है, बेसिकली आरी होती थी, जो हम लोग आरी लेते हैं ना, जैसे लकड़ी काटते हैं, उसमें इस तरीके के टीथ होते हैं उसके, तो इसको हम कह देते हैं सॉ टूथ। समझ में आ रही है। तो जो सॉ टूथ जो है, जो आरी के जो दांत होते हैं उसी को कहा जाता है। तो सॉ टूथ वेव फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इस तरीके की पर्टिकुलर वेव फॉर्म, यानी कि ये जिसमें जो एकदम से वेव बढ़ेगी धीरे 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 और देन गिरेगी एकदम से। समझ में आ रही बात ये हो गई। या इसको और मैं कहूँ तो ये कुछ ऐसा हो गया, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि भैया जो राइज टाइम है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड राइज टाइम। तो राइज टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा कंपेयर टू द फॉल टाइम। तो ये हो गया इसका डिके टाइम, या फॉल टाइम कह सकते हो, टी फॉल या टी डिके, कुछ भी बोल लेना। तो ये बहुत कम होता है कंपेयर टू द राइज टाइम के। तो ये वेव फॉर्म हमें दी जाती है। भाई एक बात समझो ध्यान से, हमने इलेक्ट्रॉन गन आ रही है, इलेक्ट्रॉन गन सेंटर पे आ रही थी, तो इलेक्ट्रॉन गन को यहाँ भेजना होगा एक छोर पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन को यहाँ तक पहुँचाना होगा दूसरे छोर पे, एंड देन वापस से इसे यहाँ पे लाना होगा। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से तो हो पाएगा। सोच के देखो, अगर ये स्क्रीन है हमारे पास, तो हमें सीआरओ में कैसी वेव फॉर्म दिखती, इस तरीके, यहाँ से गई, देन फिर यहाँ से गई, देन फिर यहाँ से गई, देन फिर यहाँ से गई, लेफ्ट टू राइट मूव करती हुई दिखती ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, हर बार ऐसे ही दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार वेव फॉर्म जब लेफ्ट से राइट पहुंच गई तो वापस से लेफ्ट पे आना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर एक बार लेफ्ट से राइट पहुंच गई तो इलेक्ट्रॉन बीम तो राइट पे ही रुक के रह जाएगी, तो राइट से वापस लेफ्ट में कैसे लाओगे। तो वो चीज़ देखो यहाँ पे हो रही। तो जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सॉ टूथ वेव फॉर्म देते हैं, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है, यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके लेफ्ट से राइट पे पहुंच गई, है ना।
देन ये जो हमने नेगेटिव, ये जो रिड्यूस करा है, इससे क्या होता है, वापस से ये राइट वाली जो वेवफॉर्म राइट पहुंच गई थी, ये वापस यहाँ पे आके स्टार्ट करती है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ पहुंचने में, लेफ्ट से राइट जाने में जो टाइम लगता है वो हो गया राइज टाइम, और यहाँ से एकदम से हम इसको यहाँ पे ले आते हैं वापस से। समझ में आ रही बात? जैसे टाइप राइटर होता था, टाइप करते गए बाहर निकल गया, देन झटके से हमने उसे वापस से अपनी जगह पे ले आए, है ना, ऐसी तो करते हो। तो वैसे ही क्या हुआ, झटके से हम इसे यहाँ से यहाँ ले आए। ऐसी प्रिंटर में होता है कि वे पूरी स्कैन करती जाती है, देन झटके से एकदम पीछे आ जाती है अपनी जगह पे ओरिजिनल पोजीशन। तो जो झटके से आती है उसका मतलब ये, यानी कि जो फॉल टाइम है वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए सॉटूथ वेवफॉर्म का ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करा जाता है जहां पे एक डायरेक्शन का मोशन बहुत हल्के हल्के चाहिए होता है, और वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए बहुत ही कम समय में हमें दिया जाए। तो ऐसी जगहों पे हम लोग हमेशा सॉटूथ वेवफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो सॉटूथ वेवफॉर्म हो गया हमारा। इसका काम क्या होता है, कंट्रोल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, कि भाई यहाँ से यहाँ गया, देन एकदम से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ लेफ्ट से राइट जाने में टाइम लगा वो राइज टाइम, और वापस आने में जो टाइम लगा फॉल टाइम। तो टी एफ बहुत ही कम होता है, ठीक है। ओके। हाँ, एक और आता है भाई, ये ट्रिगर सर्किट के बारे में समझ लो। ट्रिगर सर्किट क्या होता है, इसका काम होता है अलाउज क्लियर एंड स्टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेवफॉर्म ऑफ स्क्रीन। मतलब जो भी तुम स्क्रीन पे इमेज बनती है, तुम क्या चाहते हो कि एक स्टेबल इमेज बने। मतलब अगर साइनसोइडल वेवफॉर्म बन रही है तो एक स्टेबल साइनसोइडल वेवफॉर्म बने और क्लियर हो, शार्प हो। ये सब काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिगर सर्किट का। तो इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे करता है इसको जब डिटेल लेक्चर कवर करूंगा वहां पे बताऊंगा। अभी इतना समझ लो कि क्वेश्चन आए हुए आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा कहाँ यूज करेंगे और क्या कंपोनेंट का क्या काम होता है। तो आई होप यहाँ पे आपके सारे वो क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा। देखो सीआरओ पे जो क्वेश्चंस आएंगे, सीआरओ पे ध्यान से समझ लेना। एक तो आएंगे सीआरओ पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर आएंगे, और दूसरे जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिसाजस या जो भी कहना है लिसाजस पैटर्न के ऊपर आते हैं। ये दो ही पार्ट हैं सीआरओ के। तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया, जितना पढ़ा दिया है उतना सफिशियंट है, उतने में सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। सेकंड चीज आती है आपकी लिसाजस पैटर्न, ठीक है। लिसाजस पैटर्न के ऊपर समझ लो। एक चीज और है, एक चीज और समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा है। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना। यहाँ पर हम लोगों ने ये बीम छोड़ी, ये बीम इस पे गई। अब यहाँ पे स्क्रीन पे जब ये टकराई तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो ये हो गया प्राइमरी एमिशन। बहुत ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन अभी जल्दी में मैंने देखा एक आया हुआ है, प्राइमरी एमिशन। तो प्राइमरी एमिशन होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन गन से निकली और स्क्रीन तक आपके पहुंच गई, ये हो गया प्राइमरी एमिशन। लेकिन जब स्क्रीन से टकरा के वापस आएगी तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी रिफ्लेक्शन कह सकते हो। तो ये क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से टकराते हैं तो रिफ्लेक्ट बैक होंगे। अब ये जो रिफ्लेक्ट बैक इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ज़रूरी है कि इन रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करें, कहीं कलेक्ट करें या एब्जॉर्ब करें। बहुत ध्यान से समझते रहना कहानी को, कि भाई इलेक्ट्रॉन हमने फेंक के मारे, स्क्रीन से टकराए, टकरा के रिफ्लेक्ट हुए। अब ये ज़रूरी है कि जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करें, कहीं ना कहीं उन्हें समेटें। तो इस काम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसके लिए एक स्पेसिफिक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेसिफिक लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कोटिंग, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी एमिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, एक्वा डैग कोटिंग का। एक्वा डैग कोटिंग, है ना, इस कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक्वा डैग कोटिंग का। बेसिकली क्या होता है, ये होता है तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का एक्वस सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट का एक्वा सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो सेकेंडरी एमिशन के इलेक्ट्रॉन हैं, जो रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, उनको हम लोग क्या करें, इस एक्वा डैग कोटिंग से उनको एब्जॉर्ब कर लें। क्योंकि अगर उनको एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो ये जो प्राइमरी एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन बीम का, ये जो सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसके साथ छुआछेड़ करेंगे, उसके साथ उसको डिस्टर्ब करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन बीम को जो इमेज बन रही है उसको अल्टर करेंगे। अल्टर कह सकते हो कि दिक्कत होगी, मतलब समझ में आ रही बात है, आई होप समझ गए होगे। तो क्योंकि डिस्टर्बेंस मिनिमम हो, इंटरफ्रेंस मिनिमम हो, तो ये सेकेंडरी जो रिफ्लेक्शन है, सेकेंडरी जो एमिशन है इलेक्ट्रॉन्स का टकरा के, उसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो उसी के लिए हम लोग एक्वा डैग कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत पूछा गया है, मतलब ये समझ लो जम के इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक्वा डैग कोटिंग का क्या होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो कई बार पूछ लेते हैं कोटिंग का नाम क्या है, तो एक्वा डैग हो गया, किसकी होती है ये पूछ लेते हैं, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट की होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है वो आता है लिसेजियस फिगर के ऊपर आता है, लिसेजियस पैटर्न पे आता है। तो एक्चुअली क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, एक होती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन, एक होती है हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है उसको ऐसे ऐसे करके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्ट करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स।
है ना। और एक होती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, उसमें क्या होता है कि जो बीम जा रही होती है उसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ये। तो ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है, मैंने बताया वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर हम लोग इनपुट सिग्नल देते हैं और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के ऊपर नॉन सिग्नल सॉ टूथ वेवफॉर्म को हम लोग देते हैं। ये सब अब तक क्लियर था। अब क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट करा गया। हमने क्या करा, हमने जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट थी ये वाली, इसके ऊपर भी साइनसोइडल वेवफॉर्म दे दी, साइन वेव, और हॉरिजॉन्टल पे भी साइन वेव दे दी। जब दोनों पे साइन वेव दे दी गई तो क्या हुआ, कुछ पैटर्न या कुछ कह सकते हो फिगर्स निकल के आए, कुछ फिगर्स बने, स्पेशल टाइप के फिगर्स हमें इस सीआरओ की स्क्रीन पे अपने देखने में मिले, सर्किल, स्ट्रेट लाइन या सर्किल ऐसे गोल गोल या ऐसे इलिप्स टाइप के। तो ये जो फिगर्स दिखे, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड लिसाजस पैटर्न, इनको हम लोग कहते हैं लिसाजस पैटर्न। समझ में आ गई होगी आई होप आपको, ठीक है। तो पैटर्न या जो फिगर जो सीआरओ पे अपियर होंगे, जब कब होंगे, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, साइनसोइडल सिग्नल जो होगा जब हम अप्लाई करेंगे दोनों पे, हॉरिजॉन्टल पे भी एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे भी। तो जब दोनों के ऊपर, हॉरिजॉन्टल पे जनरली हम लोग कौन सा देते हैं, सॉ टूथ, लेकिन इसको हटा के साइनसोइडल देंगे, वर्टिकल पे भी साइनसोइडल, तो हमें लिसाजस पैटर्न देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसपे लिसाजस पैटर्न जो होंगे वो क्रिएट होंगे, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो लिसाजस पैटर्न का दो काम होते हैं। क्या करा जाता है, इनको हम यूज करते हैं मीजर करने के लिए, क्या चीज, फ्रिक्वेंसी और फेज को मीजर करने के लिए, कि जो दोनों साइनसोइडल सिग्नल हैं उनकी फ्रिक्वेंसी में क्या अंतर है, यानी कि F1 और F2 में क्या रिलेशन है ना। और दूसरा क्या है, फेज में क्या रिलेशन है, फेज क्या मतलब कितने फेज पर हैं। तो दोनों जो सिग्नल आ रहे हैं साइनसोइडल वो कितने फेज डिफरेंस पे और क्या फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है, अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं उन्हें। तो जैसे सबसे पहले फेज डिफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर तुमने जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है यानी कि एक्स वाली और वाई वाली, दोनों के ऊपर अगर साइन वेव दे दिया, तो दोनों के जो सिग्नल हैं उनके बीच में हमें, जब हम देंगे दोनों पे साइनसोइडल, तो सीआरओ पे स्क्रीन जो होगी उस पे या तो ऐसे ये लाइन मिलेगी हमें। तो अगर इस तरीके की लाइन मिल रही है जैसे यहाँ बता रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, 0 या 360 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम जो फेज डिफरेंस है, पहले ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी, अब क्या हुआ, हमें अगर इलिप्स मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना फेज डिफरेंस है, 30 डिग्री का। या तो 30 डिग्री है या 330 डिग्री। समझ में आ रही बात, ये सिंपल है, 360 में से माइनस करते रहो। तो क्योंकि हमें पता है 360 की साइकिल होती है, तो सेम वेव फॉर्म हमें मिलेगी, 0 पे मिलेगी और 360 पे मिलेगी। 30 पे मिलेगी तो 360 माइनस 30 यानी कि 330 मिलेगी। तो ये दो कंडीशनें हो सकती हैं। फिर क्या होगा, अगर फेज डिफरेंस बढ़ता जाएगा, देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर बिल्कुल फेज डिफरेंस नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, फेज डिफरेंस बढ़ाओगे तो हल्का सा एलिप्स मिलेगा, फेज डिफरेंस और बढ़ाओगे तो एलिप्स की देखो जो विथ है वो बढ़ती चली जाएगी। 60 डिग्री का फेज डिफरेंस लाओगे तो ये और चौड़ा हो जाएगा, क्लोज टू सर्किल। देन 90 डिग्री का जब फेज डिफरेंस आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक वेव फॉर्म ये है और दूसरी वेव फॉर्म 90 डिग्री के बाद स्टार्ट हो रही है, वेव फॉर्म 1 सिग्नल 2। तो अगर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो हमें एक कंप्लीट सर्किल मिलेगा। समझ में आ रही बात है, ये वाला सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमने, ये कंप्लीट सर्किल मिला है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो दोनों वेव फॉर्म है उनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, या फिर 360 माइनस 90 इक्वल टू 270 डिग्री का फेज डिफरेंस है। समझ में आ रही बात ये। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब जैसे जैसे क्या करोगे, 90 को पार करोगे, तो ये जो जो तुम्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अभी देखो क्या था, हमें जो ये शेप मिल रही थी, बहुत ध्यान से समझना, 0 पे ये मिली, देन उसके बाद धीरे धीरे इलिप्स का डायमेंशन बढ़ता गया, पेट निकलता चला गया, और इलिप्स का फिर पेट और निकल गया, देन सर्किल मिल गया। अब जब वापस से 90 डिग्री पे पहुंच गए, अब जब 90 से तुम क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, तो वापस से क्या होगा, 90 से जब आगे बढ़ोगे यानी कि 120 डिग्री पे, तो अब जो डायरेक्शन पहले ऐसे थी इधर की तरफ, है ना, एक्स वाई एक्सिस पे, अब वो क्या होगा, वो अब डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो अब पेट इधर की तरफ होगा, देन और बढ़ोगे तो ये होता जाएगा, देन और पतला होता जाएगा, देन वापस से हम यहाँ पहुंच जाएंगे यानी कि 180 डिग्री पे। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो 0 डिग्री पे अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, राइट साइड की तरफ इंक्लिनेशन है हमारा, स्लोप है, तो इसमें क्या होगा, स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है तो इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा और अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है फेज डिफरेंस की जो वेव शेप है वो वेरी करती है। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है, गेट तक में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि भैया हमने दो सिग्नल अप्लाई करे, सिग्नल 1 सिग्नल 2, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो सीआरओ की स्क्रीन थी वहां पे हमें सर्किल देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों सिग्नल के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हमने क्या करा, दोनों सिग्नल 1 और सिग्नल 2 अप्लाई करे,
और हमें क्या नेगेटिव स्लोप मिल रहा है, नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप का सिग्नल कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर के अंदर। ओके आगे चलते हैं। एक तो हो गया ये फेज डिफरेंस। नाउ अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जेई और एई के एग्जाम्स में, क्योंकि ना यहाँ पे बड़ा अच्छा एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा इसको तैयार करने की। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ जाता है कि मतलब जो दो सिग्नल दे रहे हो वर्टिकल डायमेंशन पे और जो सॉरी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो आप सिग्नल दे रहे हो, उनकी फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या मल्टीपल टाइम्स है या क्या रिलेशन है, ठीक है, इनके बीच का रेशियो क्या है, ये हम लोग निकाल सकते हैं लिसाजियस फिगर से। देखो कैसे निकाला जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है भैया कि जो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी, जो वर्टिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी डिवाइड बाई वर्टिकल टेंजेंसी। मतलब समझो ध्यान से, ऊपर अगर वर्टिकल लिखा है तो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंसी नीचे आएगा, बहुत ध्यान से समझना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एफ हॉरिजॉन्टल जो होगा वो नीचे लिखा हुआ है, तो इसका जो होगा हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज ये ऊपर आएगा। समझ में आ रही बात है। तो मतलब क्या होता है, इनवर्स रिलेशन है, याद रखना, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन की हम लोग यहाँ पे इसके अंदर बात करते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब देखो इसको जरा समझते हैं टेंजेंसी क्या मतलब है। तो सिंपल सा है, ये कह रहे हैं कि जैसे मान के चलते हैं ये एक इमेज दे रखी है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट बनाऊं, वर्टिकल टेंजेंट, तो वर्टिकल टेंजेंट तो ऐसे बनेगी, ये रही, है ना। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंसी क्या होती है कि भाई ये अगर सर्किल है या कोई भी स्लोप है तो इससे बिल्कुल टच करती हुई लाइन कितनी जो जा रही है उसको हम कह देते हैं टेंजेंट। ये होता है टेंजेंट, आपको पता है ना। तो ये सर्किल से टच करती हुई लाइन अगर जाएगी उसको टेंजेंट कह देंगे। तो ये हो गई वर्टिकली लाइन डाली हुई, इस पॉइंट से टच कर रही है। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन डाल देंगे, मतलब इससे टच करती हुई थोड़ा सा ऊपर बन गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी, और ये हो गई वर्टिकल टेंजेंसी, है ना। अब देखो अगर हम इस पर्टिकुलर सिग्नल की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर केस की, तो वर्टिकल टेंजेंसी कितनी हो, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है ये। वर्टिकल टेंजेंसी मतलब जो तुमने टेंजेंट डाली है उस पर कितने पॉइंट्स टच हो रहे हैं, तो वो कितने टच हो रहे हैं, एक टच हो रहा है। और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल जो तुमने लाइन डाल रही है इस पे कितने पॉइंट टच हो रहे हैं, एक पॉइंट टच हो रहा है। तो यानी कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टच कितने हैं, 1, वर्टिकल टच कितने हैं, 1। तो इसीलिए इन जो वर्टिकल सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो तुमने सिग्नल मारा है उसकी फ्रिक्वेंसी के बीच में रेशियो कितना है, 1:1 का। तो 1:1 का रेशियो निकल के आ गया। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो गया होगा। आई होप समझ में आ रहा हो किस तरीके से होता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम मारेंगे तो एक पॉइंट टच हो रहा है इस पे, और मतलब वर्टिकल जो है एफ वर्टिकल इक्वल टू डिवाइड बाई, यहाँ पे वर्टिकल आना है तो वर्टिकल हो गया 1, और यहाँ पे देख सकते हो हॉरिजॉन्टल कितने टच हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टच हो रहे हैं 2, है ना, 2 पॉइंट टच हो रहे हैं। तो एफ वर्टिकल डिवाइड बाई एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 2:1। तो बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली एफ हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाई एफ वर्टिकल को शो कर रहा है। समझ में आ रही बात है। तो ये कितना हो गया, 2:1। तो देखो अगर एफ वर्टिकल अपॉन एफ हॉरिजॉन्टल 2:1 है तो हम कह सकते हैं एफ हॉरिजॉन्टल अपॉन एफ वर्टिकल इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया 1/2। तो ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एफ हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाई एफ वर्टिकल। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है तो हमने 2 पॉइंट यहाँ मार्क कर दिए। ये 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक टेंजेंसी जो वर्टिकल टेंजेंसी वो 1 पॉइंट पे टच हो रही है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी 2 पॉइंट पे टच हो रही है। तो वर्टिकल पे 1 आ गया, हॉरिजॉन्टल पे 2 आ गया, तो 2:1 का आंसर आ गया निकल के। क्लियर हो गया यहाँ पे। लेकिन क्या होता है ना, अब जैसे मान लो ये वाली इमेज है, कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस देखो, ये वाला केस बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है क्योंकि इस केस के अंदर गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इस काम के लिए ये जो तरीका है, यहाँ पे एरर आ जाता है, और जब भी आप कोई गेट का एग्जाम दे रहे होगे या कोई अच्छा एग्जाम दोगे तो वो क्वेश्चन को इस तरीके से प्लान करते हैं कि तुम गलत करो। तो इसका सॉल्यूशन मैंने एक और निकाला है, जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो बता देता हूँ। मैं इस्तेमाल करता हूँ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कट डिवाइड बाई मैक्सिमम वर्टिकल कट। सिंपल सा तरीका है, मतलब एफ वर्टिकल जो होगा इक्वल टू अपॉन एफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्टिकल का मतलब मैक्सिमम वर्टिकल कट कितने हैं, और हॉरिजॉन्टल में ऊपर आएगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कट कितने हैं। इस सिंपल से मेथड का इस्तेमाल करोगे कभी कोई गलती नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों को क्या करना है, हमें एक लाइन वर्टिकली मारनी है, इसके ऊपर ऐसे मारनी है कि मैक्सिमम पॉइंट कट हो। तो अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट कट करना चाहता हूं तो मैं इसको इस तरीके से मारूंगा, तो मैक्सिमम कितने कट हो सकते हैं, 2 ही कट मिल सकते हैं मुझे। तो वर्टिकल कट कितने मिले, वर्टिकल कट मिले 2। हॉरिजॉन्टल मैं मारूं कि मैक्सिमम कट मिलने चाहिए, ध्यान रखना ये वर्ड मैक्सिमम है,
मैक्सिमम कट कैसे मारूं, तो यहाँ पे मार लेते हैं, तो ऐसे मारूंगा मैक्सिमम कट, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो हॉरिजॉन्टल कट कितने मिले, मैक्सिमम 3 मिले। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो आई होप देख सकते हो आप लोग। तो अब देखो यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था पीछे, एफ हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाई एफ वर्टिकल की इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तो एफ हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल कट कितने, 3, तो डिवाइड बाई 3। वर्टिकल कट कितने हैं, वर्टिकल कट हैं 2, तो यहाँ पे आ गया 2, तो 2:3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात ये वाला मेथड यूज करो, कभी कोई गलती नहीं होगी, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हो। तो सिंपल मेथड है, इसका इस्तेमाल करके कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना। जैसे एक और दिखाता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें हॉरिजॉन्टल कट मारो कितने होंगे, मैक्सिमम कट कितने मिल सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रही, देखो 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम इतने ही मार सकते हो, कोई भी आप में से इससे ज्यादा कट नहीं मार सकता। तो हॉरिजॉन्टल कट कितने हुए, हॉरिजॉन्टल कट हुए 6। वर्टिकल कट देखो कितने मार सकते हो मैक्सिमम, तो वर्टिकल हम मार सकते हैं, यहाँ पे मार लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 वर्टिकल कट हो गए। वर्टिकल कट मैक्सिमम 4 मार सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज एफ हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाई एफ वर्टिकल, तो इक्वल टू कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल कट कितने हैं 6, वर्टिकल कट कितने हैं 4, तो यानी कि 2:3, 2:3। समझ में आ रही बात है। तो सिंपल सा मेथड है, इस मेथड का इस्तेमाल करके गेट का क्या कोई भी दुनिया क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। इस छोटे से लेक्चर में अगर आपने सीआरओ का ये लेक्चर कंप्लीट देख लिया है, तो चाहे कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके लिसाजस पैटर्न पे, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा जितना मैंने सिखाया है। इतने से कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी एमसीक्यू पेपर में है वो सब आप सही कर लोगे। तो लेक्चर पसंद है लाइक कर देना, अपनी फीलिंग्स जरूर एक्सप्रेस करना, और इसकी पीडीएफ कॉपी चाहिए या सिंक्रोनस मशीन की सीरीज देखनी हो, कलर्ड पीडीएफ चाहिए हो, या फिर आपको ये यूथ और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मैंने लगवाए हैं, करीब 60 लेक्चर हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर, जिसके अंदर ना केवल क्वेश्चंस लगवाए गए हैं बल्कि मैंने सफिशिएंटली डिटेल में डिस्क्राइब भी कराया उनको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वहाँ पे। तो वो आप सब कुछ देखना चाहते हो तो जस्ट 60 रुपीज़ की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखी, जिससे कि हर बच्चा जुड़ सके, कितना भी गरीब हो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज, थैंक यू।